हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, खाद्य संसाधनों में सुधार। अब यहाँ पर जो हम टॉपिक्स करेंगे वो इस फ्लो चार्ट के अंदर गिवन है। सबसे पहले हम फसल उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे कि जो फसल हैं उनकी किस्मों में कैसे सुधार किया जा सकता है। फसल उत्पादन में सुधार करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स करते हैं, जैसे पोषक प्रबंधन, खाद उर्वरक डालकर, समय पर सिंचाई करके। फसल प्रक्रम के अंदर हम अलग अलग तरह की फसलें, मिश्रित फसल, एक से ज़्यादा फसलें एक समय में, अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र। इसके बाद जब हमारी फसल अच्छी हो जाती है तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाती है। मैदानों में सुरक्षा मतलब जब हमारी फसल मैदानों में है, हम कटाई नहीं करते, तब तक कैसे उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। बीमारी से बचाव, जो बीमारियां फसलों में लग जाती हैं। छोटे छोटे पौधे जो खरपतवार होते हैं, जो फसल के साथ साथ अपने आप उग जाते हैं, उनसे कैसे बचाव किया जाए। कीटों से कैसे बचाव किया जाए। अब जब फसल हमारी मैदानों से कटाई करके हम ले आते हैं तो उसका कैसे संग्रहण, कैसे उसको स्टोर किया जा सकता है। तो संग्रहण में जैविक और अजैविक दो तरह के कारक होते हैं, उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो ये सभी हम 1 बाय 1 यहाँ पर करेंगे। सभी जीवित प्राणियों को अपने विकास एवं स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा हमें पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे और जो जानवर हैं वो भोजन के मुख्य स्रोत हैं। मतलब हमें जो भोजन मिलता है वो पेड़ पौधे या जानवरों से मिलता है। भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। तो लगातार बढ़ने के साथ साथ हमारी जो भोजन की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या हेतु अन्न के उत्पादन के लिए फसल और पशुधन की उत्पादन की क्षमता बढ़ाना अति आवश्यक। भारत में 1904 से 1969 तक अन्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हो चुकी है, परंतु उसमें सुधार की अभी भी आवश्यकता है। जैसे इसके लिए हम फसल की किस्मों में सुधार कर सकते हैं। फसल उत्पादन में जो प्रबंधन है, जो उनका अरेंजमेंट होता है, उनका ध्यान रखा जा सकता है। फसल सुरक्षा प्रबंधन, फसलों की सुरक्षा हमें कैसे करनी है। इसके अलावा अधिक भूमि को खेती योग्य बनाना है कि जो भूमि बंजर पड़ी हुई है उसको भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, 2 क्रांतियाँ होती हैं। हरित क्रांति के अंदर वो कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम देशों के अंदर अन्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाते हैं। इसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक, उपयुक्त सिंचाई, विकसित जाति के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम वो स्टेप्स लेते हैं जिसमें नई नई तकनीकों को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का उत्पादन किया जा सके। श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति के अंदर कार्यक्रम को भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाया गया। इसका उद्देश्य भारत को दुग्ध के उत्पादन क्षेत्र में निर्भर बनाना है, क्योंकि भोजन हमें 2 ही चीज़ों से मिलता है। जो चीज़ें हम खाते हैं या तो दूध से या पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों के अंदर जो हम फसलों में सुधार करते हैं उसे हरित क्रांति कहा जाता है, और दुग्ध उत्पादन के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसे श्वेत क्रांति कहते हैं। अब फसल उत्पादन में उन्नति कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं क्रॉप यील्ड में, मीन्स ऐसे क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्रॉप हमें मिले, बहुत ज़्यादा उत्पादन मिले। फर्स्ट है पॉइंट हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप। अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं, अलग अलग तरह के अनाज, बीज, दालें होती हैं जिनको हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे फर्स्ट है अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। बीज, पौधों में पाए जाने वाले सभी खाने योग्य बीज नहीं होते। कुछ बीज ही ऐसे होते हैं जिनको हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे खाने वाले बीजों में अनाज, दालें, बीज, मूंगफली, ये हमें वसा प्रदान करते हैं। थर्ड है दालें। इसमें चना, मटर, काला चना, हरा चना, मसूर, जितनी भी दालें हमारी रसोई में होती हैं वो सब हमें प्रोटीन प्रदान करती हैं। फोर्थ, सब्जियां, मसाले व फल, ये हमें विटामिन और खनिज लवण प्रदान करते हैं। जैसे सेब, आम, चेरी, केला, तरबूज। सब्जियों में पालक, पत्तेदार सब्जियां, मूली। मसाले हम प्रयोग में लाते हैं सब्जियों को अच्छा बनाने के लिए, टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सब हम प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फसल चक्र, कि जो फसलें होती हैं हमारी, वो हर सीजन में हम अलग अलग प्रकार की फसलें लगाते हैं। तो यही हमारा चक्र होता है। मीन्स जीवन काल में जो समय दिया गया है, पूरा साल है हमारे पास, जनवरी से दिसंबर तक, वहाँ अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग अलग तापमान होता है। कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी नॉर्मल टेम्परेचर है, तो उसमें हम अलग अलग तरह की फसलें लगाते हैं। फर्स्ट है खरीफ की फसल। ये फसल बरसात के समय में उगती है, जून से अक्टूबर तक। जैसे अब आज के समय में जब हम फसलें लगा रहे हैं वो खरीफ की फसलें हैं, जिसमें हम चावल लगा रहे हैं। अब आप अपने आसपास देखेंगे खेतों में पानी भरा हुआ होता है, धान के पौधे लगाए जाते हैं, जगह जगह आप देख सकते हैं इनको। तो चावल के साथ साथ काला चना, हरा चना, सोयाबीन, ये सब लगाए जाते हैं।
नेक्स्ट है रबी फसल। रबी नाम से ही छोटा लग रहा है खरीफ से। ये फसलें हम उस सीज़न में लगाते हैं जिसका जो टाइम है वो कम होता है। जैसे सर्दियाँ हम देखते हैं, सर्दियाँ कम टाइम के लिए होती हैं, गर्मी ज़्यादा टाइम के लिए होती हैं। तो कम समय में सर्दियों के आसपास कौन सी फसल लगाई जाती है? रबी की फसल। तो इनको नवंबर में लगाया जाता है और अप्रैल तक इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो अप्रैल में आप देखते हैं जब आप लोगों का एडमिशन होता है तो उस समय गेहूँ की फसल की कटाई चल रही होती है। कुछ बच्चे छुट्टी इसीलिए करते हैं कि हमारी फसल की कटाई चल रही है, हम खेत में गए थे, अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए गए थे। तो ये सर्दी की फसल भी इन्हें कहते हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसलें। फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में जो गतिविधियाँ होती हैं इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला है फसल की किस्मों में सुधार। तो फसल की जो किस्मों में सुधार के कारक हैं वो हैं अच्छे और स्वस्थ बीज। जितना अच्छा और जितना स्वस्थ बीज हम लेंगे उतनी ही अच्छी फसल हमें मिलेगी। तो यहाँ पर एक हमारी प्रक्रिया होती है संकरण। इसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों के बीज संकरण करके, मतलब उनको मिक्स करके उन्नत गुण वाले पौधे तैयार करने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे हम संकरण कहते हैं। फसल की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक होते हैं। फर्स्ट है उच्च उत्पादन। प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता को बढ़ाना। उच्च मीन्स ऊंचा, ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्राप्त करना। उन्नत किस्में, अगर आप बीज ही सही किस्म का नहीं लगाएंगे, उसकी जो वैरायटी है वो अच्छी नहीं है, तो हमें जो फसलें मिलेंगी वो भी, उनकी गुणवत्ता भी कम होगी। तो उन्नत किस्में, फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसलों से भिन्न होती है। दालों में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल और सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण होता है। अब जब हम फसलें लगा देते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं फसलों के अलावा। कुछ जीव, रोग, कीट फसलों को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो दो तरह के कारक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक के अंदर रोग, कीट जैसे नेमेटोड्स। अजैविक के अंदर कुछ प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, क्षारता, हमारी मिट्टी में क्षारक गुण ज़्यादा हो जाता है। मिट्टी में हम देखते हैं कि ऊपर एक वाइट कलर की लेयर सी बननी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर फसलें नहीं उगती। जलाक्रांति आ जाए, बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, पाला पड़ता है, तो इन परिस्थितियों के कारण भी फसल उत्पादन कम हो सकता है। तो इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली फसल हमें लगानी चाहिए ताकि हानि हमें कम से कम हो। नेक्स्ट है व्यापक अनुकूलता, एडेप्टेबिलिटी। मतलब ऐसी फसलें हमें लगानी चाहिए जो अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन कर पाएँ और वो स्थायी रहें, उसके अंदर फसल हमारी ख़राब ना हो। तो किस्मों को विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। नेक्स्ट, ऐच्छिक संशय विज्ञान गुण, जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो चीज़ हमें चाहिए, जिस चीज़ की वैरायटी हमें चाहिए, जैसे अगर हम पशु रखते हैं तो उसके लिए चारे की ज़रूरत होती है। तो चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण होते हैं कि उनमें जितनी ज़्यादा लंबी और सघन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं होंगी, उतना ही चारा हमें ज़्यादा मिलेगा। तो उसके बेसिस पर हमें उसी तरह की फसल का उत्पादन करना चाहिए। मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार है, हमें गेहूँ, हमें चारा नहीं चाहिए तो हम ऐसी फसलें लगाएं जिनकी शाखाएं कम लंबी होती हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग फसलों को लगा सकते हैं। अब फसल उत्पादन हम कर चुके हैं, अच्छी वैरायटी के बीज हम लगा चुके हैं, अब उसके उत्पादन में सुधार कैसे करें? तो किसानों के द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की जाती हैं जिससे फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। वो क्या क्या है? पोषक प्रबंधन, कि फसलों को पोषक की भी बहुत ज़रूरत होती है। पोषक तत्व फसलों को मिलेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। जैसे बच्चों को हम देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, वो स्वस्थ होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खाने में आनाकानी करते रहते हैं, नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे हरी सब्जियां नहीं खानी, मुझे फ्रूट्स नहीं खाने हैं, तो उनकी जो सेहत होती है वो कमज़ोर हो जाती है। सेम ऐसे ही हमारी फसलें होती हैं। फिर उसके बाद फसलों में सिंचाई की जाती है अलग अलग तरीके से। फसल के उगाने के तरीके या फसल पैटर्न में हम चेंज करते रहें तो उससे भी फसल हमारी अच्छी होती है। नाउ, पोषक प्रबंधन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। दूसरे जीवों की तरह पौधों को भी वृद्धि हेतु कुछ तत्वों की, पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अलग अलग पोषक तत्व होते हैं जो मिनरल्स हम जिनको कहते हैं, खनिज लवण कहते हैं। तो वो सब हमारी फसलों में होने चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए। तो दो तरह के पोषक होते हैं, एक वृहद पोषक होता है और दूसरा सूक्ष्म पोषक। वृहद पोषक के अंदर आप देखेंगे नाइट्रोजन वायु या भूमि से प्राप्त होते हैं जो कि अधिक मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती है, जैसे फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फसलों के अंदर होने चाहिए। सूक्ष्म पोषक, लौह तत्व, मैग्नीज कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन होने ज़रूरी हैं।
अन्य हैं इनके अलावा कुछ बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। तो ये सब पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनका हमारी फसलों के अंदर होना जरूरी है। खाद और उर्वरक। मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है, जिससे उपज में वृद्धि होती है। खाद क्या होते हैं? ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अच्छा स्रोत होता है, कार्बन ज़्यादा मात्रा में होती है। थोड़ी मात्रा में मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। कम भी डालेंगे तो भी पोषक तत्व उसको मिलेंगे फसलों को। यह प्राणी के उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट, पौधों के अपशिष्ट। जब पौधे हमारे झड़ना शुरू हो जाते हैं बारिश के मौसम में, पतझड़ के मौसम में हम देखते हैं पत्ते बिल्कुल ड्राई होने के बाद नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो जब मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं वो भी कार्बनिक पदार्थ का काम करते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं जो गाय भैंस रखते हैं उनके गोबर को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको सुखा दिया जाता है। हमारी रसोई में से हम जो सब्जियां छीलते हैं, जो ऐसा कोई फ्रूट है, फ्रूट की ऊपर की लेयर हम हटा देते हैं, तो वो सब भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको हम खेत में डाल सकते हैं। खाद के विभिन्न प्रकार होते हैं। फर्स्ट है कंपोस्ट खाद। पौधों व उनके अवशेष पदार्थों, कूड़े करकट, पशुओं के गोबर, मनुष्य के मलमूत्र आदि कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवकों की क्रिया के द्वारा खाद के रूप में बदला जा सकता है, जिसे कंपोस्टिंग कहते हैं। सेकंड है वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है वो केंचुए के उपयोग से तैयार की जाती है। आप बारिश के मौसम में देखते हैं कहीं कहीं जहाँ से केंचुए निकलते हैं वहाँ पर आपको मिट्टी के छोटे छोटे दाने से मिलते हैं, तो वो केंचुए उस मिट्टी को दानों की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही केंचुओं से खाद तैयार की जाती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है और बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली भी होती है, तो उसे हम वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। थर्ड, ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे जैसे पटसन, मूंग, ग्वार उगा दिए जाते हैं और उसके पश्चात उन पर हल चलाकर खेत की मिट्टी में उसको मिला दिया जाता है। तो वो जो छोटे छोटे पौधे उगे थे जो हरे रंग के थे वो सारे मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी में मिक्स होने के बाद वो मिट्टी को नाइट्रोजन फॉस्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हमें वहीं से मिल जाती हैं, उन पौधों से ही मिल जाती है। तो ये हरी खाद का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, उर्वरक। उर्वरक कारखानों से तैयार किया जाता है। जो खाद हमने पढ़ा वो कार्बनिक पदार्थ हैं, नेचुरल चीज़ों से बनता है, लेकिन ये कारखानों में तैयार किया जाता है। रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये सब पाए जाते हैं। उर्वरक आसानी से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये पानी में भी घुलनशील होते हैं, तो जल्दी से पौधों के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अब हम करेंगे खाद और उर्वरक में अंतर, कि दोनों ही हमें पोषक तत्व मिलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनमें कुछ डिफरेंस होता है। तो वो क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ये मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं खाद। उर्वरक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्राकृतिक पदार्थ से बनी हुई होती है खाद और उर्वरक रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। खाद में कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, उर्वरक में अत्यधिक मात्रा में होते हैं पोषक तत्व। खाद सस्ती होती है क्योंकि घरों में ही जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं से इसको बना दिया जाता है, लेकिन उर्वरक रसायनों से मिलकर बने हैं तो वो महंगे होते हैं, तो इसलिए उर्वरक महंगे होते हैं और फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। खाद धीरे धीरे पौधे द्वारा अवशोषित की जाती है क्योंकि ये पानी में अघुलनशील होती है, लेकिन उर्वरक आसानी से फसल को उपलब्ध हो जाती है, वो उसको अवशोषित कर लेते हैं। जब हम पानी देते हैं उर्वरक डालने के बाद तो वो पानी में मिक्स हो जाती है और वो फसलों के पास जल्दी पहुंचती है रूट्स के थ्रू। खाद का आसानी से भंडारण और स्थानांतरण किया जा सकता है, लेकिन उर्वरक का जो भंडारण है और स्थानांतरण विधि है सरलता से नहीं किया जा सकता, उसके खराब होने के भी चांसेस रहते हैं। अब है सिंचाई। हम फसल लगा चुके हैं, अच्छी किस्में लगाई हैं, उसके बाद हमने खाद और उर्वरक डाले हैं। अब खाद उर्वरक डालने के बाद हम वहाँ पानी डालते हैं खेतों में, तो अलग अलग तरीके होते हैं। पानी क्यों डाला जाता है? ताकि पानी हम फसलों में डालें, वहाँ पर जो खाद उर्वरक डले हैं वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएं और धरती के अंदर, सॉइल के अंदर जाएं, जहाँ से रूट्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो इसकी अलग अलग विधियाँ होती हैं। 8th क्लास में आप बहुत सारे पैटर्न पढ़ चुके हैं सिंचाई के। तो सिंचाई करने के लिए हमारे पास जैसे कुएँ 2 प्रकार के होते हैं, खुद खोदे हुए कुएँ या नलकूप। तो इन फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। नहरों से हम जलाशय, नहरों से हम अपने खेतों तक कैनाल्स, पतले पतले रास्ते बना लेते हैं और वहाँ से वो पानी हमारे खेतों तक पहुँच जाता है। रिवर लेफ्ट सिस्टम हम कर सकते हैं, नदी उन्नयन प्रणाली। इसमें हम सीधे नदियों से ही पंप द्वारा पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और सिंचाई का उपयोग नदियों के पास वाले खेतों में आसानी से होता है। टैंक, तालाब बना दिए जाते हैं, छोटे तालाब होते हैं, ताकि जब पानी हमारे खेतों में नहीं पहुंच पा रहा है, नदियों से नहीं पहुंच रहा है, तो हम उस समय इसको प्रयोग में ला सकते हैं।
पानी का संरक्षण किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम पढ़ते हैं कि टैंक बना दिए जाते हैं, जब पानी रेन के थ्रू आता है तो वहाँ उन टैंक्स में वो सुरक्षित कर लिया जाता है और बाद में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम 8th क्लास में बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं, जैसे ड्रिप सिस्टम हमने पढ़ा था, स्प्रिंकलर मेथड पढ़ा था, जिसमें ऐसे एरियाज के अंदर पानी की सिंचाई की जाती है जहाँ पर पानी कम होता है। अब फसल उगाने के अलग अलग तरीके होते हैं, पैटर्न हम चेंज कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेन स्टेप हैं। फर्स्ट है मिश्रित खेती। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक फसल को एक साथ उगाते हैं एक ही भूमि में, जैसे गेहूँ, चना, गेहूँ, सरसों, मूंगफली और सूरजमुखी। अंतरा फसलीकरण में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न के अंदर, मिश्रित फसल में हम कोई ऐसा पैटर्न नहीं अपनाते, वहाँ तो दोनों तरह के जो बीज होते हैं उनको मिक्स करके और सीधा खेत में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ हम एक निर्दिष्ट पैटर्न के अंदर की, जैसे पंक्तियाँ बना दी जाती हैं, अलग अलग पंक्तियाँ बनाते हैं, कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल, दूसरी पंक्तियों में दूसरे प्रकार की फसल लगा दी जाती है ताकि उनकी कटाई और उनकी जो केयरिंग होती है, ध्यान रखना है, संरक्षण करना है, वो आसान हो जाए हमारे लिए। जैसे सोयाबीन प्लस मक्का, बाजरा प्लस लोबिया। तो इससे फसलों के ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। जितनी फसल हमने लगाई उतना ही उत्पादन हमें मिल जाता है। लेकिन मिश्रित खेती के अंदर कहीं ना कहीं कुछ फसल हमारी ऐसी होती है जिसको हम प्रयोग में नहीं ला पाते हैं, जैसे मिक्स हो जाते हैं, गेहूँ चना, गेहूँ सरसों के दाने मिक्स हो जाते हैं, उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। थर्ड है फसल चक्र। फसल चक्र के अंदर किसी भी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों जो उगाया जाता है उसे हम फसल चक्र कहते हैं। बार बार अगर हम एक ही प्रकार की फसल लगाएंगे तो वो एक ही प्रकार के पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते रहेंगे, तो दूसरे पोषक तत्व मिट्टी में बढ़ जाते हैं और जो फसल हम लगा रहे हैं उसके पोषक तत्व मिट्टी से कम होते चले जाते हैं, जिससे कि हमारी जो फसल होगी वो लास्ट तक आते आते उतनी अच्छा उत्पादन उनमें नहीं हो पाता। तो हमें अलग अलग तरह की, जैसे एक सीज़न में हम एक फसल लगा रहे हैं, अगले सीज़न में हमने दूसरी लगा दी, जैसे हम गेहूँ, एक बार गेहूँ लगा रहे हैं, फिर धान लगा रहे हैं, फिर हम गन्ना लगा सकते हैं, फिर हम सब्जियां लगा सकते हैं। तो इस तरह हमें फसलों का चक्र करना चाहिए ताकि ये अलग अलग तरह के पोषक तत्वों को मिट्टी से लेते रहें और जो फसल हमने जिस टाइम लगाई है वो पोषक तत्व मिट्टी से फसल में जाते जाएंगे और दूसरे पोषक तत्व उसमें अपने आप बनते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे, ताकि अगली बार जब हम दूसरी फसल लगाएं तो उन्हें वो पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिले और हमारी खेती अच्छे से हो। अब यहाँ पर विशेषताएं हैं, एडवांटेजेस हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है, कीट और जो खरपतवार उग जाते हैं वो नियंत्रित रहते हैं, ज़्यादा नहीं उगते हैं। एक बार मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कई प्रकार की फसल सुचारू रूप से उसको उगाया जा सकता है। तो ये था आज के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें जो अब टॉपिक हमारे बचे हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।